हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों लास्ट सेशन में हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर स्टार्ट किया था इन द यूनिट इकोलॉजी एंड उसमें हमने ऑर्गेनिज्मिक लेवल के बारे में पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट पर किस तरह से इन्वायरमेंट से किस तरह से अफेक्ट होते हैं, जिसमें हमने 4 इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को स्टडी किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द टेम्परेचर, जो हमारे एंजाइम्स की काइनेटिक्स को डिसाइड करता है। सेकेंड रेलिवेंट फैक्टर इज द वाटर, बिना वाटर के लाइफ इज नॉट सस्टेनेबल। इवन जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं उनके लिए भी वाटर की क्वालिटी, पीएच, सैलिनिटी, ये सब मैटर करता है। ठीक है। देन थर्ड हमने पढ़ा सनलाइट की प्रेजेंस के बारे में कि जनरली जितने भी इकोसिस्टम्स अर्थ पर हैं उन सबके एग्जिस्टेंस के लिए सनलाइट इज वेरी मच एसेंशियल। एक एक्सेप्शन हम कह सकते हैं कि ओशियंस में 500 मीटर से भी डेप्थ पर अगर हम जाएं तो वहां जरूर कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो मतलब ऐसे इन ऑर्गेनिजम्स हैं जो सनलाइट के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है। एंड लास्टली वी डिस्कस अबाउट द सॉइल। सॉइल भी किसी भी इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि सॉइल से डिसाइड होता है वहां के प्लांट्स यानी वेजिटेशंस, और वेजिटेशन से डिसाइड होता है वहां पर रहने वाले एनिमल्स। ठीक है। एंड नॉट ओनली लैंड, मैंने आपको बताया था कि एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में भी सॉइल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो सबसे नीचे सेडिमेंट इकट्ठा होता है वो डिसाइड करता है बेंथिक एनिमल्स को, और उसी से फिर बाकी के ऑर्गेनिजम्स डिसाइड होते हैं। ठीक है। इसी तरह से आप भी जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ते हो ना बच्चों, तो जो पहले आपने एक दिन पहले पढ़ा है एक बार उसको क्विकली दिमाग में रिवाइज किया करो। ऐसा करने से ना हमारे कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होते हैं, चीजों को कोरिलेट करना आता है हमको कि कौन सी चीज कहाँ कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम इन्हीं एबायोटिक फैक्टर्स जिन्हें हमने कल डिस्कस किया इनके अगेंस्ट हमारे रिस्पॉन्सेस को डिस्कस करेंगे कि अलग अलग टाइप की जो स्पीशीज हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इन एबायोटिक फैक्टर्स को कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, जिनमें 4 तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको समझने हैं। एक तो होते हैं बच्चों रेगुलेटर्स, ठीक है, दूसरे हैं कन्फर्मर्स, थर्ड है माइग्रेट करने वाले ऑर्गेनिज्म जिन्हें आप माइग्रेटर कह दो, और फोर्थ होते हैं सस्पेंडर्स। यानी चारों में क्या बेसिक फर्क है समझना कि रेगुलेटर्स में आते हैं, अगेन मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो होम्योथर्मिक एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स, जिनका बॉडी कंडीशंस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, वो तो कहलाते हैं भाई रेगुलेटर, हमेशा होम्योस्टासिस में रहते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बाहर गर्मी है या सर्दी। जैसे ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो 37 डिग्री ही रहेगा। अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो बॉडी स्टार्ट स्वेटिंग, अगर बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है तो बॉडी स्टार्ट शिवरिंग, है ना। इस तरह के मीन्स से वो अपना एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस करते हैं, बट इंटरनल कंडीशंस चेंज नहीं होती। ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, रेगुलेटर्स। ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट कर दे हम पॉइकिलोथर्म्स। पॉइकिलोथर्म्स यानी जिनका बॉडी कंडीशंस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदलती है ना, चाहे वो ऑस्मोटिक चेंजेस हो, चाहे वो टेम्परेचर चेंजेस हो, अगर बॉडी में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस हो रहे हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप क्या कहेंगे, कन्फर्मर्स। आप नहीं पढ़ते केमिस्ट्री में कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, जो अपना रूप बदलते रहे हैं ना, अलग अलग फॉर्म्स में हो, तो कन्फर्मर्स यानी जिनमें चेंजेस होंगे। हमेशा याद रखो, सी फॉर कन्फर्मर, सी फॉर चेंजेस। ठीक है। एंड अगर मान लो कुछ ऐसी स्पीशीज हैं नेचर में जो ना तो पूरी तरह से रेगुलेटर्स हैं ना कन्फर्मर्स हैं, इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाती है कई बार उनके हैबिटेट में कि वो उनको टॉलरेट ही नहीं कर सकते, तो फिर उन्हें उस जगह को छोड़कर कुछ समय के लिए दूसरी जगह मूव ऑन करना पड़ता है। उसको कहते हैं सिंपली माइग्रेट करना। जैसे आपकी बुक में समझाया है कि अगर कोई दिल्ली में रहता है तो एक्सट्रीम समर्स में वो क्या करेगा, कुछ समय के लिए हिल स्टेशन पे चला जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट है सस्पेंड होना। सस्पेंड होने का मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम यही चीज की बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस आ गई हैं और वो उनको टॉलरेट नहीं कर सकता, और माइग्रेट करने की कैपेसिटी भी नहीं है उसमें, उसकी बॉडी में ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो उड़कर बहुत दूर जा सके, तो फिर उस केस में वो खुद को सस्पेंड कर लेता है। जैसे कोई स्पोर्स बना लेते हैं, सीड डॉर्मेंसी में चला जाता है ना, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन में चले जाते हैं एनिमल्स, ये सब कहलाता है सस्पेंड करना। तो इन्हीं चारों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पढ़ने देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, हाँ जी, तो यहाँ लिखा है having realized that the abiotic conditions of many habitat may vary drastically in time. We know अलग अलग जो conditions हैं वो अलग अलग habitat में drastically change होती हैं, कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। We now ask how do the organism living in such habitat cope or manage with such stressful conditions. तो नेचर ने सबको अलग अलग टाइप का पैटर्न दिया है कि कौन किस कंडीशन को कैसे टॉलरेट करेगा।
But before attempting to answer this question, we should perhaps ask first why a highly variable external environment should bother organism after all. पहले आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्यों ये जो वेरिएशंस होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स में, इनसे हम इफेक्ट क्यों होते हैं इनसे. तो one would expect that during the course of million of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal environment that permit all biochemical reactions and physiological functions to proceed with maximal efficiency. आप समझ रहे हैं इस लाइन में क्या बताया है. यहां पर इनका इशारा है रेगुलेटर्स की तरफ कि वैसे तो नेचर में कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो बहुत हाईली एडवांस स्पीशीज हैं, जिनको आप मोस्ट एडवांस कहते हो ना, क्लासिफिकेशन में जो सबसे लास्ट में आते हैं वो हमेशा एडवांस ग्रुप्स होते हैं. तो कुछ स्पीशीज तो ऐसी हैं एडवांस स्पीशीज जो इतने मिलियन ऑफ ईयर्स में इतना अडेप्ट हो चुकी हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है, उनकी बॉडी कंडीशंस हमेशा कांस्टेंट रहती हैं. लिखा है ना यहाँ पर कि दे हैव, इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो, दे हैव इवॉल्व्ड अ रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से जितनी भी हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, वो मैक्सिमल एफिशिएंसी के साथ होते हैं. उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है. हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 रहेगा तो हमारे एंजाइम्स हमेशा बेस्ट परफॉर्म करेंगे. ये तो मैं ह्यूमन का एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों इसी में आते हैं. ठीक है. एंड दस एनहांस द ओवरऑल फिटनेस ऑफ द स्पीशीज. This constancy could be in term of optimal temperature or osmotic concentration of body fluid. जैसे हमारे में किडनीज ऑस्मो रेगुलेशन का भी तो काम करती है. हम बोलते हैं कि हमारे में जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग बैलेंस बनी रहती है. कोई भी आयन अगर ज्यादा है तो किडनी उसको निकालना शुरू कर देती है, कम होता है तो उसको बचाना शुरू कर देती है. तो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन भी हमारी फिक्स है और मतलब इन जनरल एक फिक्स रेंज में है, और टेम्परेचर भी लगभग कॉन्स्टेंट बना रहता है. Ideally, then the organism should try to maintain. इसका मतलब इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमेशा एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट बना रहता है. एंड इसी के लिए टर्म यूज की जाती है बच्चों, ध्यान रखना, होमियोस्टेसिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. होमियोस्टेसिस मीन्स सेम कंडीशंस रहना हमेशा, बॉडी में अप डाउन नहीं हो रहे, बॉडी हमेशा कांस्टेंट एनवायरनमेंट शो करेगी. ओके. डिस्पाइट कब कांस्टेंट रहेगी? अगर बाहर कांस्टेंट है तो कोई भी कांस्टेंट रख ले. मतलब ये, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक बच्चा है, उसने इतने अच्छे अपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर लिए हैं कि अगर मान लो एग्जाम टाइम पे वो बीमार भी हो गया है ना, उसने इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है कि एग्जाम टाइम पे वो एक वीक के लिए बीमार भी हो गया तो भी उसकी परफॉर्मेंस पर असर ना आए और वो अपना बेस्ट दे सके अपने एग्जाम में. तो वो वाली कंडीशन को आप कहेंगे होमियोस्टेसिस. डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन दैट टेंड टू अपसेट इट्स होमियोस्टेसिस. जनरली एक्सटर्नल कंडीशन बदल रही है तो होमियोस्टेसिस भी डिस्टर्ब हो जाना चाहिए था, बट उसकी तैयारी इतनी पक्की है कि उसको इन छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना. ये आपको नीट में भी फॉलो करना है. ओके. Let us take an analogy to clarify this important concept. यहाँ पर एक एयर कंडीशन के एग्जांपल से आपको समझाया है. सपोज अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म हिज बेस्ट. अगर 25 डिग्री हमारा रूम टेम्परेचर होता है तो हम जनरली कोई दिक्कत नहीं आती, हम आराम से अपना काम करते हैं. आपने देखा है एसी में जनरली टेम्परेचर को 25 डिग्री पर रखने में ना ज्यादा गर्मी लगेगी ना सर्दी. अब वो बात अलग है कि जब बहुत ज्यादा समर सीजन आता है तो फिर हम 15-18 डिग्री भी कर लेते हैं और ज्यादा कूल बनाने के लिए. बट आइडियली 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर है जिसकी ह्यूमंस को आदत होती है. ठीक है. तो यहाँ पर लिखा है he wishes to maintain it so even when it is scorching hot or freezingly cold outside. सर्दियों में हम हीटर चला लेते हैं. It could be achieved at home, in the car, while traveling and at workplace by using an air conditioner in summer or heater in winter. Then his or her performance would be always maximal regardless of the weather around him. चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जैसे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में या एसीज हीटर्स वगैरह में रहते हैं वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है. लेकिन जिन लोगों का फील्ड वर्क है, जिनको बाहर रहकर ही अपना काम करना है, जिनका काम ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना, कुछ भी हो सकता है वो फील्ड वर्क, उनको तो इस चीज का फर्क पड़ेगा और इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे भी असर आएगा. तो आगे लिखा है here the person's homeostasis is accomplished नॉट थ्रू फिजियोलॉजिकल बट आर्टिफिशियल मीन्स. तो इस केस में तो हमने क्या किया, आर्टिफिशियल तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट कर दिया.
ठीक है। लेकिन हर कोई, अब आगे इसमें इसी वाले टॉपिक में आगे एनसीईआरटी में समझाया है कि क्या हर कोई एसी अफोर्ड कर सकता है, या हर कोई, उसे सबके वर्क का नेचर अलग अलग है, जरूरी नहीं है कि वो अंदर रहकर ही काम कर सके, उसको अपना काम करने के लिए बाहर भी निकलना पड़ेगा। जैसे आप लोग जब स्कूल जाते थे तो स्कूल जरूर थोड़ा ना हर किसी के स्कूल में एयर कंडीशनर लगा ही हो, जिस तरह की कंडीशन है वहां पर रहते हैं, घर आ रहे हैं, गर्मी पड़ रही है तो ठीक है थोड़ी स्वेटिंग हो जाएगी, पर हाँ उस चीज का हमारी परफॉर्मेंस पे थोड़ा असर आ जाता है। ज्यादा गर्मी है या ज्यादा सर्दी है तो हम उतना बेस्ट नहीं कर पाते जितना कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पर समझाई है कि नेचर में मेनली दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमेशा होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर पाते हैं। वो तो कौन हुए? वो तो हुए एसी अफोर्ड करने वाले ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल, एडवांस एनिमल। और जो कन्फर्मर्स हैं, जिनकी बॉडी कंडीशंस अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट बदलती रहती है, वो हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, उनमें अप डाउन चलता रहेगा। वो हुए एसी अफोर्ड नहीं कर सकने वाले या बाहर काम करने वाले ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, समझ में आ गया? उनको आप कहेंगे कन्फर्मर्स और फर्स्ट वाली कैटेगरी को आप कहेंगे रेगुलेटर्स। क्लियर? सो हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विद द सिचुएशन? इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पर ना एक ग्राफ दिया है। देखो, इस ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन भी नीट में आए हुए हैं। बहुत सिंपल सा ग्राफ है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस दिखाई हैं और वाई एक्सिस पर इंटरनल चेंजेस दिखाए हैं। अगर एक्सटर्नल कंडीशन बदली तो इंटरनल बदली। मान लो बाहर टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ भी बढ़ा लिया, और बढ़ा, इसने अपनी बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ा लिया, और बढ़ा और बढ़ा लिया। मैंने आपको बताया था ना लास्ट सेशन में कि एनवायरमेंटल और बॉडी, जो कन्फर्मर वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, बट जो कन्फर्मर्स हैं उनमें और एनवायरमेंट के टेम्परेचर में ज्यादा हीट डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर गर्मी है तो वो खुद को ठंडा कर लेंगे, बाहर गर्मी है तो उन्हें भी अपना बॉडी टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। बाहर टेम्परेचर कम है यानी सर्दी है तो उन्हें भी अपना बॉडी टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, जिससे अननेसेसरी, क्योंकि अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो हीट का लॉस और गेन भी ज्यादा होगा, वो बॉडी नहीं सह पाएगी। तो इसलिए अगर प्रोपोर्शनल लेवल है, प्रोपोर्शनल रिलेशन है, एक्सटर्नल बदलने पर इंटरनल भी लीनियर रिलेशन में बदल रही है, तो ये कौन हुए बच्चों? ये हुए कन्फर्मर्स। याद रखना, ये कौन हुए? कन्फर्मर्स। और कन्फर्मर्स में मोस्टली कौन आता है? पॉइकिलोथर्म्स, जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, ये देखो रेड लाइन दिख रही है आपको, एक्सटर्नल में कितना ही बदल लो, अगर ये उनका बॉडी टेम्परेचर है तो हमेशा यही रहेगा। ये कौन हुए? रेगुलेटर्स। तो रेगुलेटर्स में कौन आएंगे? होम्योथर्म्स, है ना, यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और तीसरी एक कैटेगरी और दिखाई है, पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर का मतलब क्या है? देखो, स्टार्टिंग में तो ये कन्फर्मर की तरह बिहेव कर रहे थे, जैसे जैसे एक्सटर्नल कंडीशन बदल रही थी ये भी बदल रहे थे अपनी कंडीशन, बट यूं समझ लो कि ये इनकी मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा ये अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं सकते। तो अब ये क्या करेंगे? बॉडी टेम्परेचर तो इतना ही रखेंगे, और यहाँ पर इतना टेम्परेचर रखने के बाद अब ये कोई भी दूसरा ऑप्शन कर सकते हैं कि ये यहाँ से चले जाएंगे या खुद को सस्पेंड कर देंगे, या उन्हीं कंडीशंस में इनको सर्वाइव करना है, बिकॉज दे आर नो मोर कन्फर्मर, नाउ दे बिकम रेगुलेटर्स। ठीक है, तो इस वाले कैटेगरी को कहते हैं बच्चों पार्शियल रेगुलेटर। इनमें कुछ अलग ही तरह की स्पीशीज आती है, जैसे कुछ स्क्विरल्स होती हैं इसमें, है ना, कुछ अलग ही तरह की स्पीशीज होती हैं जो पार्शियल रेगुलेटर्स कहलाती है। अगेन देखो, ऐसा नहीं है कि अगर बर्ड्स एंड मैमल्स को सबको इधर रख दोगे आप और फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल सबको इधर रख दोगे तो यहाँ फिर कौन आएगा? तो इसलिए सब में एक्सेप्शंस हैं। वो पार्शियल रेगुलेटर में कुछ एक्सेप्शन माइग्रेटर्स हैं, कुछ एक्सेप्शन सस्पेंडर्स हैं। तो सब जगह आपको बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियन, पाइसीज दिखेंगे, बट मेजरली ये कहाँ आते हैं? पॉइकिलोथर्म में मेजरली आते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स, और इसमें मेजरली आते हैं पाइसीज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर और भी हैं एक्सेट्रा। तो अगर ये नीट में ग्राफ आता है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए तो सीधी सी बात है, जहां चेंज नहीं हो रहा वो रेगुलेट कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को, जहां सी फॉर चेंज हो रहा है वो कन्फर्मर्स हैं, और जहां पहले तो चेंज हो रहा था बट बाद में रेगुलेटर बन गए वो हो गए पार्शियल रेगुलेटर्स। अब इन्हीं को वन बाय वन हमें एनसीईआरटी से समझना है। देखो, हाँ जी बच्चों, तो अगर हम बात करें रेगुलेटर्स की तो हियर इट इज रिटन सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय। अब ये जो हम कह रहे हैं ना कि ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखते हैं, तो वो किस तरह से अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, उसमें यहाँ पर मेनली जो है वो फिजियोलॉजिकल मीन्स है बच्चों। फिजियोलॉजिकल, कभी कभार बिहेवियरल हो सकता है। अब जबकि एनसीईआरटी में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस बनते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो आपसे यही पूछ लें कि रेगुलेटर्स खुद के होम्योस्टेसिस को कैसे मेंटेन करते हैं, ऑप्शंस में आ जाएगा बाय फिजियोलॉजिकल, बाय बिहेवियरल पैटर्न, बोथ ऑफ दीज, तो बोथ ऑफ दीज होगा। ठीक है, मेनली हम फिजियोलॉजिकल तरह से इन चीजों को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है
कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है, या मान लो हमको कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करनी है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिए वी हैव एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे कि किडनी, एंड टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए वी शो द मैकेनिज्म ऑफ स्वेटिंग एंड शिवरिंग। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर या कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, इसको कैसे करेंगे हम वो अभी आगे समझाया आपको। पहले एक और चीज दी है कि कौन है जो रेगुलेटर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो डू रिमेंबर ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड अ वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट। लोअर वर्टिब्रेट का मतलब, लोअर वर्टिब्रेट यानी वर्टिब्रेट में आपको ध्यान है मैं हमेशा याद कराती हूँ परम, तो लोअर वर्टिब्रेट में फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स वगैरह हो गए, ठीक है। इनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो रेगुलेटर्स में आते हैं। आपको कोई नहीं पूछेगा कि वो कौन से एक्सेप्शंस हैं, आपको तो बस ये लाइन याद रखनी है, ठीक है। एंड इनवर्टिब्रेट्स में भी बहुत कम फ्यू एग्जांपल्स ऐसे हैं एक्सेप्शनली जो रेगुलेटर है, वरना मेनली ये जो दो कैटेगरीज है वो इनको आप किस में डालेंगे, कन्फर्मर्स में, ठीक है। जो एडवांस हैं वो रेगुलेटर्स हैं, जो कम एडवांस हैं वो कन्फर्मर्स हैं। क्लियर? So they are capable of such regulation like thermoregulation or osmoregulation. Evolutionary biologists believe, yes, very important line, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों है कि मैमल्स जो हैं वो आपको सहारा डेजर्ट में भी मिल जाएंगे और पोल्स पर भी मिल जाएंगे। जैसे अगेन ह्यूमन की ही बात करो तो ह्यूमन बींग्स डेजर्ट में भी सर्वाइव कर लेंगे और पोल्स में भी सर्वाइव कर लेंगे। हालांकि अब हम बहुत सारे आर्टिफिशियल तरीके अपनाने लगे हैं, बट नेचर ने भी हमको ये टेंडेंसी दी है, कैपेसिटी दी है कि अगर बहुत गर्मी में हम हैं तो स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी एक्स्ट्रा हीट को निकालने के लिए बॉडी से, और अगर बहुत सर्दी में है तो शिवरिंग। शिवरिंग से पता है क्या होता है, आपकी बुक में ही लिखा है आगे, शिवरिंग इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। जब हमारी बॉडी कांपती है तो एक तरह की वो एक्सरसाइज है जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रही है, उससे बॉडी में हीट प्रोडक्शन होता है और हीट प्रोडक्शन से हम बाहर की सर्दी को सहन करते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट क्या मानते हैं बच्चों, दैट सक्सेस ऑफ मैमल्स इज largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or in the Sahara Desert. Why we can survive in any of the habitat? Because we are regulators. ठीक है। यहाँ पे बर्ड्स का नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बर्ड्स के साथ कुछ और बाउंडेशंस भी होते हैं। जैसे अभी आप आगे कन्फर्मर्स में पढ़ोगे कि कुछ बर्ड्स हैं बहुत छोटे साइज के होते हैं बर्ड्स, तो वो है ना इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाते पोलर एरियाज में जितनी वहां पर रहने के लिए चाहिए। इसलिए बर्ड्स आपको हर जगह हर तरह के बर्ड्स नहीं मिलेंगे, बट मैमल्स का क्योंकि बॉडी साइज बड़ा है तो वो पोल्स में भी रह लेंगे, डेजर्ट में भी रह लेंगे, ठीक है। The mechanism used by most of the mammals to regulate their body temperature is similar to the one that we human use. सभी mammals में sweat glands वगैरह होती हैं। We maintain a constant body temperature of 37 degree. In summer, when outside temperature is more than the body temperature, we start to sweat profusely. एकदम sweating start हो जाती है। The resulting evaporative cooling, evaporation से जो cooling create होती है वो हमें उस सर्दी को उस गर्मी को टॉलरेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे कि बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें गर्मी लगने पर हम कूलर या एसी ऑन करते हैं ना ठंडक के लिए, तो हमारा नेचुरल कूलर कौन है, स्वेटिंग, ठीक है। Then bring down the body temperature. In winter, when the temperature is much lower than 37 degree, we start to shiver. Shiver is a kind of exercise which produce heat and raise the body temperature. ठीक है। तो एनिमल्स को तो अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो बर्ड्स एंड मैमल्स को रखेंगे रेगुलेटर में, बट अगर हमें प्लांट्स को कैटेगराइज करना हो बच्चों कि प्लांट्स को आप कहाँ रखोगे, रेगुलेटर्स में या कन्फर्मर्स में, तो यहाँ लिखा है प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म। नो डाउट हमने पढ़ा है कि प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, लगातार वाटर लॉस होता रहता है, उससे वो थोड़ा कूल भी रहते हैं, बट आप इस चीज को इससे नहीं कोरिलेट करेंगे, हमारी स्वेटिंग से कोरिलेट नहीं करेंगे। वो ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वो उसकी रेट कम ज्यादा होती है, पर ऐसा नहीं है कि वो है ना सिर्फ गर्मी लगने पर ही ट्रांसपिरेशन करेंगे, वो उनमें होने वाला एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो उसकी वजह से आप प्लांट को हमारी तरह रेगुलेटर में मत रख देना। प्लांट्स को आगे लिखा है एनसीईआरटी में, प्लांट्स आर लार्जली कन्फर्मर्स। प्लांट्स कन्फर्मर्स होते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कंडीशंस। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है बच्चों प्लांट्स का, ठीक है। सो डू रिमेंबर, अगर आपसे नीट में पूछ लें तो ध्यान रखना, प्लांट्स
do not have such mechanism to maintain internal temperature. Plants are not regulators, they are actually conformers. देखो conformers में क्या बताया है, ये थोड़ा सा एक बड़ा सा पैराग्राफ है, इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें आपको समझाई हैं, हर टॉपिक पे अलग अलग क्वेश्चन बनता है, तो हम उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी यानी 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 99% एनिमल, क्योंकि बर्ड एंड मैमल को छोड़ दो तो सारे बाकी के लोअर वर्टिब्रेट और सारे इनवर्टिब्रेट किस में आते हैं, कन्फर्मर में आते हैं। तो 99% तो एनिमल्स और नियरली ऑल प्लांट्स, कुछ एक्सेप्शन होंगे, बाकी नियरली ऑल प्लांट्स आर कन्फर्मर्स। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन अ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर। ये वर्ड का मीनिंग मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। एम्बिएंट का मतलब सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ, जैसे हम किसी भी जगह पर खाना खाने जा रहे हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स में घूमने जा रहे हैं, मॉल में घूमने जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं वहां का एम्बियंस कैसा है, वहां का सराउंडिंग्स कैसी है, ठीक है। इन एक्वेटिक एनिमल्स द, अब ये तो अब यहाँ पे इन्होंने ऑस्मोसिस के रेफरेंस में भी समझाया है, मतलब आप ये मत समझना कि रेगुलेशन या कन्फर्मेशन सिर्फ टेम्परेचर के रिगार्डिंग ही देखना है, ऑस्मोसिस में भी वो देखना है। तो इन एक्वेटिक एनिमल्स द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंज विद दैट ऑफ एम्बिएंट एयर, विद दैट ऑफ एम्बिएंट एयर वाटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, जो भी उनके चारों तरफ एयर या वाटर की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड करेगी उनकी बॉडी की ऑस्मोटिक। हमारी तरह नहीं कि वो हमेशा आयंस का एक फिक्स रेंज है कि इतने ही आयंस रहेंगे। ये वो एनिमल्स हैं, अगर आप इनको जिस भी तरह की सराउंडिंग्स में रखोगे उसी के अकॉर्डिंग इनको अपने बॉडी में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज करनी पड़ेगी। अगर मान लो ये खारे पानी में है, मरीन वाटर में है, सी वाटर में है, तो बाहर आयंस ज्यादा है ना, तो इन्हें भी अपने बॉडी में आयंस बढ़ाने पड़ेंगे, वरना तो डिफरेंस आ जाएगा, एक्सॉस्मोसिस या एंडोस्मोसिस हो जाएगा। अगर ये फ्रेश वाटर में है जिसमें आयंस कम होते हैं तो ये भी अपने बॉडी के आयंस कम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो ऑर्गेनिजम्स रेगुलेटर्स है ना, जिन्हें एक्सटर्नल कंडीशंस के अकॉर्डिंग बॉडी कंडीशंस को चेंज नहीं करना है, वो ऑर्गेनिजम्स तो कहीं भी रह लेंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा कि रेगुलेटर सहारा डेजर्ट में भी रह लेते हैं, पोल्स पे भी रह लेते हैं, लेकिन सोचो अगर मैं एक कन्फर्मर को पोल्स पे ले जाऊं और उसी कन्फर्मर को डेजर्ट में ले जाऊं, पोल्स पर टेम्परेचर होता है 0 डिग्री से भी नीचे, डेजर्ट पे टेम्परेचर होता है 30-40 डिग्री, तो डेजर्ट्स के लिए अडेप्ट होने के लिए उनको बॉडी टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा 30 से 40 डिग्री, और जब आप उनको पोल्स पर लेके जाओगे तो उन्हें टेम्परेचर करना पड़ेगा एटलीस्ट 0 डिग्री तो करना ही पड़ेगा। क्या उनके बॉडी के एंजाइम्स 0 डिग्री पे भी काम कर सकते हैं और 40 डिग्री पे भी कर सकते हैं क्या? ऐसे एंजाइम्स तो हमारे पास ही नहीं है, किसी के भी पास नहीं है। अगर कन्फर्मर्स में हम कह रहे हैं कि दे कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, तो उसकी एक बहुत ही नैरो रेंज है बच्चों। जो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं उसमें जनरली आप देखो उनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्यों कहते हैं, क्योंकि जनरली उनका जो रेंज होता है टेम्परेचर चेंज करने का वो 15 से 25 डिग्री के बीच में होता है, बाकी कोई 10 से 15 भी हो सकता है। कहने का मतलब एक बहुत ही नैरो रेंज होती है कि मिनिमम वो अपना बॉडी टेम्परेचर 15 कर सकते हैं और मैक्सिमम 25 कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी रेंज है जिसमें उनके एंजाइम्स अपना बेस्ट काम कर लेंगे। अब वो कहें कि नहीं यार हमें तो 0 डिग्री पे ले जाना है बॉडी टेम्परेचर, तो उनके एंजाइम भी फ्रीज हो जाएंगे। वो कहें हमें तो 40 डिग्री पर ले जाना है, तो एंजाइम्स का डीनेचुरेशन हो जाएगा, इतनी हीट थोड़ी ना सह पाएंगे एंजाइम। तो सोचने पर हमें ऐसा लगता है कि कन्फर्मर्स जो हैं वो तो क्या होना चाहिए, कहीं भी मतलब कहीं भी रह लें, क्योंकि कन्फर्मर कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, जबकि रेगुलेटर जो है वो उसी जगह रहना चाहिए जहां पर वो रह रहा है। बट ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है, आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है। कन्फर्मर्स स्टेनो रेंज में आएंगे और जो रेगुलेटर्स हैं वो यूरी वाली रेंज में आएंगे, क्योंकि रेगुलेटर्स क्या बॉडी टेम्परेचर या ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन एक्सटर्नल पे डिपेंड नहीं कर रही है, जबकि कन्फर्मर्स की कर रही है, और वो एक बहुत ही नैरो रेंज में अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। तो बस उसी तरह के हैबिटेट में दे कैन सर्वाइव। सेम जो कॉन्सेप्ट है वो ऑस्मोसिस पे अप्लाई कर दो, कि ऐसा नहीं है कि आप उनको कितने भी खारे पानी में डाल दो, हाइपर सलाइन लगून्स में डाल दो या कितने भी फ्रेश वाटर में डाल दो, इतना चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं। वो एक नैरो रेंज में अपनी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज यहां पर बताई है कि जो ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को या ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को बदलते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कन्फर्मर्स।
अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, मतलब एक कॉन्सेप्ट समझाया आपको कि अगर हम सोचें तो फिर ज्यादा एडवांटेजियस कौन है बच्चों? रेगुलेटर, है ना। जिन भाई अगर हर बार हम बीमार भी हो रहे हैं तो भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं कोई शादी में भी चले गए तो भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब हर कोई ऐसा ही चाहेगा कि यार रेगुलेट करे अपनी परफॉर्मेंस को, एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस बनाए रखे। तो नेचर में ज्यादा इवॉल्व कौन है? रेगुलेटर। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने पूछा है कि अगर रेगुलेटर्स ज्यादा अडेप्टेड हैं, ज्यादा इवॉल्व हैं, तो अब तक इतने मिलियन ऑफ ईयर्स में जो कन्फर्मर्स थे वो रेगुलेटर क्यों नहीं बन गए? अगेन मैं भी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि अगर क्लास में कुछ बच्चों के मार्क्स हमेशा अच्छे आ रहे हैं, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, स्कूल में एग्जाम हो, कुछ भी हो, वो हमेशा नीट के मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं बाकी बच्चों को कह दूं कि तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम भी कर सकते हो, तो तुम क्या कहोगे कि मैम हम इसलिए नहीं कर सकते, अपने अपने वीक पॉइंट्स बताओगे। कि कोई कहेगा मैम हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है, कोई कहेगा मैम हमने स्टार्टिंग से अच्छी पढ़ाई नहीं की है, कोई ना कोई लूप होल्स होंगे ना। तो वही चीज यहाँ पर आपको समझनी है कि नो डाउट रेगुलेटर बनना एक बहुत अच्छी बात है, बट हर कन्फर्मर रेगुलेटर नहीं बन सकता, हर कन्फर्मर रेगुलेटर बनना अफोर्ड नहीं कर सकता। वो जो बच्चा अपनी कांस्टेंट परफॉर्मेंस बनाए रख रहा है, उसकी तुम्हें 2 दिन की एब्सेंस तो दिख गई, पर उसने पीछे जो इतनी मेहनत की होगी, इतना लग के पढ़ाई की होगी कि अपना एक भी मिनट वेस्ट नहीं किया होगा, वो वाली जो मेहनत उसने की है उसका रिजल्ट उसको अब मिल रहा है। समझ रहे हो आप बात? तो जो रेगुलेटर है, जो रेगुलेट करना है, अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखना है, उसके पीछे एफर्ट्स भी तो कितने लगते हैं। अगर इतने एफर्ट्स कोई और डालेगा तो वो भी बन जाएगा, पर वो अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहां पर आप इस चीज को कैसे समझोगे? इफ यू रिमेंबर, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, होम्योथर्मिक बर्ड्स एंड मैमल्स, वो 4 चैम्बर्ड हार्ट रखते हैं। दे हैव डबल ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है। तो उनके बॉडी ऑर्गन्स को ना हमेशा ऑक्सीजन मिलती रहती है, तो वो हीट प्रोड्यूस करते रहते हैं, और दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एट 37 डिग्री। लेकिन जो कन्फर्मर्स हैं, जो उनमें या तो 2 चैम्बर्ड हार्ट था या 3 चैम्बर्ड हार्ट था, इनवर्टिब्रेट्स में तो शुरू में हार्ट था ही नहीं, तो वो इनकी तरह हमेशा हर सेल को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए ये जो कन्फर्मर्स हैं, इनमें हमेशा सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि कन्फर्मर्स कैन नॉट अफोर्ड द रेगुलेशन, क्योंकि रेगुलेशन एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, जो उन्हीं के पास है जिनके पास डबल ब्लड सर्कुलेशन है, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, कंसीडरिंग द बेनिफिट्स, हम चेंज कर लेते हैं कलर, कंसीडरिंग द बेनिफिट्स ऑफ अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, वी मस्ट आस्क, हमें ये सोचना चाहिए, व्हाई दीज कन्फर्मर हैड नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर, ये अब तक रेगुलेटर क्यों नहीं बने भाई। Recall the human analogy we used above, much as they like, how many people can really afford an air conditioner? Many simply sweat it out. भाई जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो या तो आने देंगे पसीना, कोई बात नहीं आने दो, क्या दिक्कत है, या फिर उस समय में काम करना अवॉइड करेंगे, रिजाइन देमसेल्फ, कि यार ठीक है जितना काम हो पा रहा है उतना कर लेते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो बट ऑब्वियस उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो गई, सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस हो गई। कब? जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो क्योंकि वो या तो वो एसी अफोर्ड कर सकते थे तो एसी चला के अपना पैसे दे देते, नहीं तो या तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी या सिंपली वो ध्यान नहीं देंगे, स्वेटिंग हो रही है तो होने दो, है ना। तो थर्मो रेगुलेशन जो है वो एसी अफोर्ड करने की ही तरह एक कैसा प्रोसेस है बच्चों? एक्सपेंसिव, एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। क्यों? मैंने आपको बता दिया, यहाँ डिटेल में नहीं लिखा है, आप ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहां पर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जरूरी है, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स जरूरी है, और वो हर ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, विच इज ओनली पॉसिबल इन डबल ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि उसमें दोनों तरह के ब्लड हमेशा एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली, अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल देकर समझाया है कि कुछ बर्ड्स भी इवन ऐसे हैं जो इस एक्सपेंसिव प्रोसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई बर्ड्स के पास तो, सबके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, सबके पास डबल ब्लड सर्कुलेशन है, फिर भी कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो इस प्रोसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते। उसमें आपको 2 बर्ड्स का नाम याद रखना है। कौन से 2 बर्ड्स बच्चों? एक तो हमिंग बर्ड, और एक मैमल का भी एग्जाम्पल दिया है, श्रू, याद है? इवोल्यूशन में बताया था, स्मॉलेस्ट मैमल, फर्स्ट इवॉल्व मैमल, मैंने आपको कहा था रेड की तरह दिखते हैं, एकदम फिंगर के आप टिप पे रख लो, इतने छोटे होते हैं। तो ये जो श्रू और हमिंग बर्ड हैं, दे कैन नॉट सर्वाइव इन पोल्स। देखा जाए तो ये बर्ड और मैमल है,
तो इनको तो कहीं पर भी सर्वाइव करना आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कर सकते ये सरवाइव? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इनकी बॉडी इतनी छोटी है कि ये उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जितनी पोल्स की सर्दी को सहने के लिए चाहिए। है तो सही इनमें हीट प्रोडक्शन का मैकेनिज्म, पर इतना छोटी बॉडी है इनकी जिसकी वजह से दे कैन नॉट प्रोड्यूस मच हीट। तो जो यहाँ पे इन्होंने इस चीज को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया है। देखो समझना क्या लिखा है कि हीट लॉस या हीट गेन, कि हमारी बॉडी से हीट लॉस होगी या हम गेन करेंगे, किस पर डिपेंड करता है? इट इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया इन कंपेयर टू देयर वॉल्यूम। ये मत समझ लेना आपकी लार्ज कैसे हुआ, हमारा सारा ज्यादा बड़ा है, हमसे कंपेयर नहीं कर रहे वो उनके सरफेस एरिया को, एक स्मॉल बर्ड के सरफेस एरिया को उसके वॉल्यूम से कंपेयर कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनमें अगर आप सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशियो निकालोगे तो वो मोर देन 1 आएगा, क्योंकि सरफेस एरिया उनका कंपैरेटिवली ज्यादा होता है बच्चों, चाहे वो स्मॉल हैं। पर देखो अगर वो छोटे से हैं तो बॉडी में जैसे आपने देखा है ट्रंक वगैरह ही थोड़ा सा वॉल्यूम रखता है, बाकी बीक है, छोटे छोटे पतले पतले पैर हैं, कान है, टेल है, इनके अंदर तो बहुत कम वॉल्यूम है ना। तो सरफेस एरिया तो इनका कंपैरेटिवली है, जबकि बॉडी में वॉल्यूम बहुत कम है। तो इस वजह से जितनी हीट लॉस होगी ना सरफेस एरिया से, उतनी ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जबकि बड़े मैमल्स कर सकते हैं। तो क्योंकि ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सो दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। अगर बाहर सर्दी है पोल्स पर तो फटाफट हीट तो निकल जाएगी, पर उस रेशो में ये हीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या है? कम है। ठीक है, so they have to expend much energy to generate body heat through metabolism. This is the main, और इतना मेटाबॉलिज्म कहाँ से करेंगे ये? So this is the main reason why, next question, why very small animals are rarely found in polar regions. आप कभी भी डिस्कवरी चैनल वगैरह कुछ भी देखते हो तो उस पर पोलर रीजन्स में दिखाते हैं, वहां पे आपको पोलर बियर मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी वेल्स मिल जाएंगी, सील मिल जाएंगी, वहां पर वही एनिमल्स मिलेंगे बच्चों जो बॉडी वॉल्यूम रखते हैं। पेंगुइन्स आप देखो, जैसे पेंगुइन्स को नेचर ने कैसे बनाया है, अब नेचर को दोनों बैलेंस करना था ना, तो पेंगुइन्स में आप देखो कान और पैर कितने दबे हुए होते हैं बॉडी में, उनको एकदम ऐसे पेट फूला हुआ सा होता है ट्रंक, क्योंकि बॉडी वॉल्यूम बढ़ा दिया। ठीक है, और सरफेस एरिया कम करने के लिए उनके लिम्स और जो पैर वगैरह लिम्स हैं, ईयर्स हैं, उनको बिल्कुल छोटा कर दिया। ठीक है, सेम पोलर बियर्स को आप नॉर्मल बियर से देख लेना, नॉर्मल बियर की लेग्स बड़ी बड़ी होती हैं, कान भी थोड़े कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, बट पोलर बियर की फोटो आप देखना, उनके कान और पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, ये आगे अडेप्टेशन में एलन्स रूल में लिखा भी है। एलन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं दे हैव शॉर्टर ईयर एंड लिप्स, वो इसीलिए जिससे उनका सरफेस एरिया कंपैरेटिवली कम रहे और बॉडी से हीट लॉस कम हो। ठीक है, क्लियर? देन ये एक पार्ट हो गया, ये अलग अलग पार्ट्स हैं सारे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया है ड्यूरिंग द इवोल्यूशन द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। Some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environmental conditions beyond which they simply conform. यानी यहाँ पर इस लाइन में बात हो रही है बच्चों पार्शियल रेगुलेटर्स की, कि कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जो एक हद तक तो रेगुलेटर हैं और एक लेवल तक कन्फर्मर्स हैं। ग्राफ देखा था हमने, है ना? स्टार्टिंग में ये क्या दिखा रहे थे कि पहले तो इन्होंने कन्फर्मेशन किया और बाद में खुद को स्टैटिक कर लिया। तो इस तरह की स्पीशीज कहलाती हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें एक एग्जांपल होता है, कुछ स्क्विरल्स होती हैं और भी कई स्पीशीज होती हैं, बट आपको कोई एग्जांपल नहीं पूछने वाला। ठीक है, देन नेक्स्ट दो चीजें हो गई, रेगुलेटर हो गए, कन्फर्मर हो गए। अब आते हैं माइग्रेटर्स और सस्पेंडर्स पे। इफ द स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशंस आर लोकलाइज्ड, अगर मान लो उन्हें हमेशा स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं रहना, सिर्फ कुछ समय के लिए ही एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं, या तो वो लोकलाइज्ड हैं या बहुत कम समय के लिए होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं, तो फिर ऑर्गेनिजम्स के पास दो और ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, चाहे वो ऑर्गेनिज्म कन्फर्मर हो, रेगुलेटर हो, कुछ भी हो। पर अगर एकदम से एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए फॉर अ शॉर्टर टाइम या फॉर अ लोकलाइज्ड रीजन, तो वो क्या कर सकते हैं? ईदर दे कैन माइग्रेट और दे कैन सस्पेंड देमसेल्फ। माइग्रेट में आप सबने सुन रखा होगा, छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ते होंगे, साइबेरियन बर्ड्स
है ना, व्हाइट कलर के बर्ड्स होते हैं। ये साइबेरिया में रहते हैं, जो कि आपको पता है कोल्ड कंट्रीज हैं। तो वहां से ये बर्ड्स ना, इनका इतना तगड़ा नेविगेशन सिस्टम होता है बच्चों कि ये ग्रुप में वहां से चलना शुरू करते हैं जब विंटर्स आने वाली होती हैं, और फिर ये उड़ते उड़ते बीच में रेस्ट भी लेते रहते हैं। उड़ते उड़ते कुछ महीनों में ये आ जाते हैं राजस्थान के भरतपुर, राजस्थान में जो भरतपुर में कैवला देव नेशनल पार्क है वहां पर विंटर्स में बहुत टूरिस्ट देखने जाते हैं, क्योंकि तब साइबेरियन क्रेन्स आते हैं। और जैसे ही विंटर का टाइम ओवर होता है फिर लौट के अपने घर चले जाते हैं। तो कुछ विंटर वाले 1-2 महीने ये वहीं पर रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर वहां से कम सर्दी पड़ती है। ठीक है, सो ये किसका एग्जाम्पल है, माइग्रेशन का। कई बार फिशेज में भी आपने सुना है, फिशेज जो है या तो फ्रेश वाटर से सी वाटर या सी वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेशन करती हैं। ठीक है, तो द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परेरीली, परमानेंट नहीं, टेम्परेरीली, फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ हॉस्पिटेबल एरिया। हॉस्पिटल मत पहुंचा देना, हॉस्पिटेबल यानी फेवरेबल, बोलते ना हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी। तो मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। जैसे ही स्ट्रेसफुल पीरियड खत्म होता है वो लौट कर वापस अपनी जगह चले जाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। In human analogy, this strategy is like a person moving from Delhi to Shimla for the duration of summer. Hill station चले गए घूमने, गर्मी अवॉइड करने के लिए समर वैकेशन में। ठीक है, many animals, particularly birds, during winters undertake long distance migration. शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन भी होता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी होता है। साइबेरिया से इंडिया के राजस्थान के भरतपुर में आ गए वो, सोचो। ठीक है, टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया, जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया है, एवरी विंटर द फेमस कैवला देव नेशनल पार्क, जो कि भरतपुर में है राजस्थान में, इट होस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया। ये कौन से बर्ड्स हैं बच्चों, इनको कहते हैं साइबेरियन क्रेन्स। नॉट ओनली साइबेरिया, बल्कि इस कैवला देव नेशनल पार्क में और भी दूसरी कोल्ड, जो नदर्न कोल्ड रीजन्स हैं, वहां से कई बर्ड्स की स्पीशीज आती हैं। ठीक है, क्लियर। देन लास्ट एग्जांपल है सस्पेंड होना। सस्पेंड होने का मतलब, जैसे हम बोलते हैं ना, किसी ने अपना काम सही से नहीं किया कि उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दो, अब वो कुछ समय तक कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म के लिए एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाएं, तो कुछ समय के लिए वो कहीं जा नहीं रहा भाग के, वो वहीं रहेगा, पर खुद को छुपा लेगा। चाहे वो हाइबरनेशन में चला जाए, जैसे फ्रॉक्स नहीं करते, सिर्फ रेनी सीजन में बाहर निकलते हैं, विंटर में भी सो जाते हैं, समर्स में भी सो जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा विंटर्स में तो हमें अपने आसपास कहाँ लिजर्ड्स, मच्छर वगैरह ज्यादा दिखते ही नहीं है। ये सब जनरली विंटर्स में, विंटर से बचने के लिए हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ठीक है, अब गर्मियों में, बारिश के मौसम में ये फिर बाहर निकलने लगेंगे, परेशान करने लगेंगे वापस। ठीक है, तो सस्पेंड होने का मतलब, अब सस्पेंड वाला जो मैकेनिज्म है ना, वो मोनेरा से लेकर एनिमेलिया तक कई सारे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। अभी तक तो हम सिर्फ प्लांट्स एनिमल्स को पढ़ रहे थे। सस्पेंड में बैक्टीरिया भी आते हैं, फंजाई भी आते हैं। आप सबने पढ़ रखा है कि जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, वो अनफेवरेबल कंडीशंस आने पर स्पोर्स बना लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, कुछ 5-6 एग्जाम्पल समझाएं आपको। अगर हम बात करें बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स की, लोअर प्लांट्स में स्पेशली एल्गी की, तो वी नो थिक वॉल्ड स्पोर्स बनते हैं। तो सस्पेंशन का पहला एग्जाम्पल हुआ थिक वॉल्ड स्पोर्स। ठीक है, इससे क्या होता है बच्चों, विच हेल्प देम टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, स्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं और फिर वो अपनी लाइफ आगे लीड करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हायर प्लांट्स की, तो हायर प्लांट्स जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में सीड बनते हैं। दोनों स्पर्मेटोफाइटा का एग्जाम्पल है, एक में नेकेड सीड बनते हैं, एक में कवर्ड सीड बनते हैं। सीड तो दोनों में बनते हैं ना बच्चों। जब मैंने आपको एंजियोस्पर्म पढ़ाया था तब उसमें सीड डोरमेंसी बताया था कि सीड्स जो हैं अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं होती हैं तो कुछ समय के लिए उनका एम्ब्रियो अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर लेता है, नहीं सो जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड हार्मोन। और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, उसको जगाने के लिए गुड इवनिंग जिब्रालिन और एथाइलिन बनता है, उसकी डोरमेंसी को तोड़ता है और उससे नया प्लांट बन जाता है। तो डू रिमेंबर, सीड डोरमेंसी इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। किसमें, हायर प्लांट्स में। ठीक है, तो हायर प्लांट्स क्या करेंगे, हायर प्लांट्स में जरूरी नहीं है सीड ही डोरमेंसी में जाए, कई बार बड भी डोरमेंसी में चली जाती है। सीड भी जा सकता है या कोई वेजिटेटिव स्ट्रक्चर भी जा सकता है, बट डोरमेंसी। ठीक है, सर्व एज मीन टू टाइड ओवर पीरियड ऑफ स्ट्रेस बिसाइड हेल्पिंग इन डिस्पर्सल। ना सिर्फ ये इनको स्ट्रेसफुल पीरियड
को टॉलरेट करने में हेल्प करते हैं, बल्कि वो बर्ड या सीड की फॉर्म में इनको दूसरी जगहों तक भी पहुंचा देते हैं, इनका डिस्पर्सल कर देते हैं, ठीक है। देन दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। दे डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक स्लो डाउन हो जाता है, एंड इसी को आप कहते हैं डोरमेंसी पीरियड। डोमिनेंस मत कर देना, डोमिनेंस अलग है, डोरमेंसी अलग है, क्लियर। डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट हमने जेनेटिक्स में पढ़ा, वहां पे होता है डोमिनेंट होना यानी अपनी दादागिरी चलाना, डोरमेंसी यानी सो जाना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स में क्या होता है, इफ दे आर अनेबल टू माइग्रेट दे माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम, टाइम को एस्केप कर जाना यानी कहीं पे छुप जाना। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन इसी का एग्जाम्पल है। द फेमिलियर, अब देखो ध्यान रखना, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन फ्रॉग तो दोनों करता है। फ्रॉग तो सिर्फ बारिश के मौसम में ही खेलने कूदने मस्ती करने बाहर आता है, सर्दियों में भी सोता है, गर्मियों में भी सोता है, ठीक है। बट कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो सिर्फ हाइबरनेशन शो करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ एस्टिवेशन शो करती हैं। आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद रखने, आप सबने सुना होगा कि जो भालू होते हैं बियर्स, वो सर्दियों में सो जाते हैं, है ना, क्योंकि बियर्स इतनी ज्यादा ठंड सहन नहीं कर सकते। हालांकि नेचर ने उनको खूब सारे डेंस लेयर दिए हैं इसीलिए, जिससे वो सर्दी सहन कर सके, पर फिर भी जब विंटर सीजन होता है तो बियर्स क्या करते हैं, दे गोइंग इनटू विंटर स्लीप। इसी विंटर स्लीप को आप कहते हो बच्चों हाइबरनेशन। हाइबरनेशन इज द विंटर स्लीप, ओके। एंड समर स्लीप में आप किसका एग्जाम्पल याद रखोगे, समर स्लीप में आपको कुछ पानी के ऑर्गेनिजम्स याद रखने हैं, जैसे कि स्नेल्स एंड फिश। भाई समर में आपको पता है जो पानी की ऊपर की लेयर्स हैं वो कितनी गर्म हो जाती होंगी, तो उनमें जो रहने वाले स्नेल्स हैं या फिशेज हैं वो उस गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, खुद को समर स्लीप में ले जाते हैं। दे गो इनटू एस्टिवेशन, समर स्लीप को क्या कहते हैं, एस्टिवेशन, टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम। समर में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, हीट, डेसिकेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट लिख देना, फ्रॉग्स शो बोथ हाइबरनेशन, अब तो फ्रॉग ऐड हो गया सिलेबस में तो और ज्यादा चांस है पूछने के, एंड एस्टिवेशन, ठीक है। देन अंडर, अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल हो गए जरा नंबरिंग करें क्या एक बार हम। पहला एग्जाम्पल था स्पोर्ट्स, दूसरा एग्जाम्पल था डोरमेंसी, थर्ड एग्जाम्पल हो गया हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, फोर्थ एग्जाम्पल आपको याद रखना है एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये एग्जाम्पल बहुत अलग टाइप का है बच्चों, ये जू प्लैंक्टन्स के बारे में है। जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जू यानी एनिमल्स, प्लैंक्टन्स यानी पैसिवली फ्लोटिंग, पानी में कुछ छोटे छोटे एनिमल जिनके पास ना सीलिया है ना फ्लैजिला है, दे फ्लोट पैसिवली। जैसे आपको ध्यान है डायटम्स को हमने फाइटोप्लैंक्टन कहा था, फाइटो क्योंकि वो प्लांट्स की तरह है और वो भी प्लैंक्टन्स है, ऐसे ही कुछ छोटे एनिमल्स को जू प्लैंक्टन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जो जू प्लैंक्टन्स हैं जनरली जो लेक्स वगैरह में रहते हैं, पॉन्ड्स में रहते हैं, है ना, फ्रेश वाटर में रहते हैं मेनली, वो क्या करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में ना खुद के डेवलपमेंट को ही रोक देते हैं। दे शो अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, खुद की मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन कर देते हैं और कोई आगे डेवलपमेंटल प्रोसेस नहीं करते। इस पॉज को, इस ब्रेक को कहते हैं डायापॉज। पॉज यानी किसी चीज को रोक देना, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में अलग से, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो डायापॉज, तो जू प्लैंक्टन, या जू प्लैंक्टन में से क्या शो करते हैं, ऑप्शन में होगा डायापॉज, या स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट इन जू प्लैंक्टन इज कॉल्ड, तो सिंपली डायापॉज, ठीक है। इस पे इंपॉर्टेंट लिख देना, क्वेश्चन आया हुआ है। Okay, so this is all about the responses to abiotic factors. Clear? अब हम फटाफट से थोड़े से adaptations और देख लेते हैं so that we will complete this topic. While considering the various alternatives available to organism for coping with extreme in their environment, we have seen that some are able to respond through certain physiological adjustment while other do so behaviorally. ये कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म तो क्या करते हैं अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए फिजियोलॉजिकल चेंजेस शो करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकल की जगह बिहेवियरल पैटर्न शो करते हैं। जैसे अभी आपने माइग्रेशन पढ़ा या फिर ये सस्पेंड होना पढ़ा, ये कैसा पैटर्न है, बिहेवियरल पैटर्न, ठीक है। इवन अभी आगे आएगा कुछ ऑर्गेनिजम्स को नेचर ने मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस दिए हैं जिससे वो अपने एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर सके, तो मॉर्फोलॉजिकली भी हो सकता है। इस तरह के जो रिस्पॉन्सेज हैं उन्हीं को आप क्या कहते हैं बच्चों, अडेप्टेशन। कैसे डिफाइन किया है यहाँ पर अडेप्टेशन को, देखना, हाईलाइट करो।
अडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एट्रीब्यूट वर्ड का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। Adaptation is any attribute of the organism that enable the organism to survive। अगर survive करेगा तो reproduce भी करेगा and reproduce in its habitat। ये जो adaptation है, attributes हैं, characteristics हैं, ये morphological हो सकते हैं, ये physiological हो सकते हैं, या फिर ये behavioral हो सकते हैं। आगे जो adaptations discuss किए हैं उनमें से कुछ morphological हैं, कुछ physiological हैं, कुछ behavioral है, हम देखते जाएंगे, ठीक है। मैनी अडेप्टेशन, अब अडेप्टेशन जनरली ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में है उसकी अगली जनरेशन में नहीं होगा। अडेप्टेशन वर्ड हम तब यूज करते हैं जनरली जब वो फीचर उस स्पीशीज में इतना फिक्स हो चुका है कि वो जेनेटिकल चेंज हो चुका है उसमें। जैसे हम कहते हैं ना कि डेजर्ट में उगने वाले प्लांट्स में कैम पाथवे होता है, तो फिर वो सारे प्लांट्स में है, वो उनमें जेनेटिकली फिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर लिखा है मेनी अडेप्टेशन हैव इवॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड। जब शुरू शुरू में अडेप्टेशन आना स्टार्ट हुआ होगा तब हो सकता है किसी में था किसी में नहीं था, बट ओवर द टाइम ये जेनेटिकली फिक्स हो चुके हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी ओपनशिया में स्पाइन होंगे दूसरे में नहीं होंगे, सब में ही होंगे। कैमल्स को डेजर्ट में चलना है तो उनमें जो उनके पैर हैं उनमें पैडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, आईलैशेस बोलते हैं, बड़ी बड़ी होती है जिससे रेत आंखों में ना घुसे, ठीक है। तो ये सब जेनेटिकली फिक्स्ड है। इन द एब्सेंस, अब यहां से एग्जाम्पल्स स्टार्ट हो रहे हैं, अब हम नंबरिंग करते जाएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है बच्चों कैंगरू रैट का। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, सबसे पहला एग्जाम्पल है कैंगरू रैट। ये आपको कहाँ मिलते हैं? है तो ये रैट, ठीक है तो ये रैट, लेकिन ये कैंगरू की तरह चलते हैं इसलिए इसका नाम कैंगरू रैट है सिंपली, बाकी दिखता कैंगरू की तरह नहीं है। ये आपको मिलेंगे अमेरिकन डेजर्ट्स में, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में, ठीक है। अब ये बड़े स्पेशल हैं बच्चों। कैंगरू रैट अपनी पूरी जिंदगी बिना पानी पिए जी लेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, एब्सेंस लिखा है, एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, द कैंगरू रैट इज केपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट। ऐसा कैसे भाई? हमें प्यास लगती है तो हमारा तो पानी के बिना जान निकल जाती है, ये कैसे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करता है पानी की? इसके लिए नेचर ने इसको, क्योंकि ये डेजर्ट्स में ही है, हो सकता है शुरू शुरू में इनको भी दिक्कत आई होगी, धीरे 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 ये अडेप्ट होते गए। और इनमें क्या अडेप्टेशन बन गया कि इनमें है ना, जैसे आपको ध्यान है जब मैंने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया था तो आपको बताया था कोई भी फूड जब ऑक्सीडाइज होता है तो CO2 H2O और एनर्जी बनती है। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो CO2 H2O, क्रैब साइकिल में तो CO2 और H2O निकलता है, और मतलब CO2 निकलता है मेनली, और ETS में लास्ट में H2O बनता है और ATP भी बनता है ना। तो फूड के ऑक्सीडेशन से वाटर तो हम सब में बनता है, पर हम सब में वाटर जितना बनता है ना वो हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं करता, तो हमें एक्सटर्नली भी पानी पीना पड़ता है। इनमें क्या किया नेचर ने, इनको थोड़ा सा एडिशनल फैट स्टोरेज दे दिया कि तुम अपना फैट हमेशा स्टोर करके रखो, फूड को फैट की फॉर्म में स्टोर करो, और जब भी तुम्हें प्यास लगे, मतलब तुम्हारी बॉडी को पानी की जरूरत हो, तो इस फैट को ऑक्सीडाइज कर लो। जरूरी है क्या फूड में ग्लूकोज ही ऑक्सीडाइज हो? फैट भी तो होता है। फैट के ऑक्सीडेशन से जो वाटर बनेगा वो तुम्हारी बॉडी नीड्स पूरी कर देगा, बिना पानी पिए भी तुम्हारा काम चल जाएगा। और दूसरा अडेप्टेशन दे दिया कि तुम बहुत जितना हो सके हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाओ, जितना हो सके बॉडी से वाटर लॉस कम करो। जैसे प्लांट्स में, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा बहुत मिनिमम होते हैं ना, लीव्स बना ही नहीं, उनमें स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर वाटर लॉस को कैसे बचाया? हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन से। तो कैंगरू रैट में दो अडेप्टेशंस हो गए पानी के बिना रहने के लिए। एक तो क्या हो गया, ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं वाटर? इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से, इन विच वाटर इज अ बाय प्रोडक्ट। डू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। एंड ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट देयर यूरिन सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो तुम मुझे सोच के बताओ कि ये दोनों किस तरह का अडेप्टेशन हुए, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल? यहाँ पे कोई बॉडी में मॉर्फोलॉजी तो है नहीं, दोनों रिएक्शंस हैं बॉडी की, तो ये एक तरीके का फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हुआ, ठीक है। हम साइड में हल्का सा मेंशन कर देंगे कि ये कैसा अडेप्टेशन है, ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हुआ। क्लियर? दूसरे अडेप्टेशन पर आते हैं। नेक्स्ट बात की है बच्चों डेजर्ट प्लांट्स की, जिन्हें आप कहते हो ज़ेरोफाइट्स, कहते हो डेजर्ट प्लांट्स को ज़ेरोफाइट्स। तो ज़ेरोफाइट्स में तो बहुत सारे अडेप्टेशंस हैं, जैसे कि सबसे पहले तो नेचर ने इनको थिक क्यूटिकल दी है लीफ पर,
ठीक है, अगर लीफ है तो थिक क्यूटिकल दे दी या लीफ को ही स्पाइन में बदल दिया। दूसरा, स्टोमेटा अगर होते भी हैं तो बहुत ही सनकन स्टोमेटा होते हैं, लीफ में भी अंदर थोड़े गड्ढे गड्ढे होते हैं, उनमें धंसे रहते हैं स्टोमेटा, सीधा सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं रहते। ठीक है भाई, स्टोमेटा तो चाहिए ना, स्टोमेटा ही नहीं होंगे तो O2 CO2 का एक्सचेंज कैसे करेंगे लेकिन उनको थोड़ा अंदर धंसा हुआ बना दिया, इसको कहेंगे सनकन स्टोमेटा। क्लियर, जिससे कि वाटर लॉस कम से कम हो। देन इसके अलावा दे हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे जिसको आप कहते हैं कैम क्रसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन हमने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ा था इसको अच्छे से। दैट एनेबल देयर स्टोमेटा, आपको ध्यान है मैंने कैम पाथवे की एक खासियत बताई थी कि जो कैम प्लांट्स होते हैं उनमें स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं, स्कोटो यानी नाइट, बाकी प्लांट्स में फोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं, दिन में खुलते हैं, बट स्कोटो मतलब नाइट, वो स्टोमेटा जो रात में खुलेंगे, दिन में खुलेंगे ही नहीं तो सनलाइट से वाटर लॉस होगा ही नहीं। ठीक है, जो भी इनको O2 CO2 का एक्सचेंज करना है वो ये रात में करके रखते हैं, CO2 को स्टोर कर लेते हैं मैलिक एसिड वगैरह की फॉर्म में, और जब दिन में सनलाइट मिलती है और लाइट रिएक्शन होती है तो फिर उस मैलिक एसिड को वापस CO2 में कन्वर्ट करके उससे अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, वहां पढ़ा था, मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ यहाँ पे दोबारा, तुम तो बस इतना सा याद रखो कि कैम पाथवे एक ऐसा पाथवे है जो इन प्लांट्स को इनेबल करता है to keep their stomata remain closed during day and they only open at the night। ठीक है, क्लियर। और क्या दिया है इनको, मैंने आपको बताया था कि जैसे ओपेंशिया है उसमें लीव्स है ही नहीं, लीव्स कहाँ गई, लीव्स स्पाइन्स में बदल गई, पढ़ा था ना हमने। थॉर्न तो स्टेम का मॉडिफिकेशन है जो रोज एंड बॉगनविलिया में होता है, याद करो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, है ना, जबकि स्पाइन इज अ मॉडिफाइड लीफ। ऐसे डायग्राम बताया था कि पूरे ओपेंशिया में आप देखेंगे पूरी बॉडी पर कांटे कांटे होते हैं, ये कांटे स्पाइन्स हैं, ये इनकी पत्तियां हैं जिनको नेचर ने हाईली रिड्यूस कर दिया है। तो अगर पत्तियां ही नहीं रही तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, वो करेगा इनका स्टेम। इस स्टेम को कहते हैं फाइलोक्लेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है नीट में, मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था हमने, लिखा है द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द फ्लैटेंड स्टेम, उस फ्लैटेंड स्टेम का नाम है फाइलोक्लेट। इसके एग्जाम्पल में ना सिर्फ ओपेंशिया बल्कि आपको ओपेंशिया के साथ यूफोर्बिया भी याद रखना है। यूफोर्बिया, ओपेंशिया एक तरह का कैक्टस ही है बच्चों, कैक्टस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो कैक्टस भी आ सकता है ऑप्शंस में, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जितने भी अडेप्टेशंस तुमने देखे, थिक क्यूटिकल, सनकन स्टोमेटा, कैम पाथवे, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, फाइलोक्लेड, क्या ये सारे मॉर्फोलॉजिकल हैं या सारे फिजियोलॉजिकल हैं? तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो, बहुत इजी है, देखो तुम खुद बताओ। जो मॉर्फोलॉजिकल है उन पे एम लिख लेते हैं, क्यूटिकल मॉर्फोलॉजी, सनकन स्टोमेटा मॉर्फोलॉजी, स्पाइन्स मॉर्फोलॉजी, ठीक है, फाइलोक्लेड मॉर्फोलॉजी, जबकि ये जो पाथवे वाला पार्ट है ये हो गया फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। अगर बाई चांस इस तरह का क्वेश्चन आए कि इनमें से बताओ कौन सा फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, कौन सा मॉर्फोलॉजिकल है, तो वहां पे बस थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना। अगर कोई चीज बॉडी के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है तो मॉर्फोलॉजिकल, अगर पाथवे में इन्वॉल्व है तो फिजियोलॉजिकल। बिहेवियरल बिल्कुल लास्ट में दे रखा है, एक एग्जाम्पल वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। डेजर्ट प्लांट्स हो गए। थर्ड अडेप्टेशन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, एलेंस रूल, है ना। एलेंस रूल क्या कहता है ये कि जो मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं, इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो पोलर बियर, पेंगुइन बर्ड है इसलिए नहीं लिख रही हूं, ठीक है। जो मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं दे हैव शॉर्टर ईयर एंड लिप्स, क्यों, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाए और हीट लॉस भी कम हो। नेक्स्ट अडेप्टेशन क्या है, फोर्थ अडेप्टेशन है बच्चों सील और वेल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सील, नॉट ओनली सील एंड वेल भी लिख सकते हो आप सबने सुना होगा वेल में और सील में फैट की एक मोटी लेयर होती है जिसको ब्लबर कहते हैं। इसके लिए इन बेचारों का शिकार भी बहुत होता है, कई जगह ये वल्नरेबल बन गई हैं, वेल्स को बहुत शिकार किया जाता है। जो ब्लबर फैट की मोटी लेयर है ना, फिर इसको अलग अलग जगह अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज करते हैं। फैट से कई तरह के ऑयल्स बनते हैं, कई चीजें बनती हैं, ठीक है। अब ह्यूमंस हैं, इनको भी नहीं छोड़ा भाई, नेचर ने उनको ब्लबर उनके प्रोटेक्शन के लिए दिया है, आपको वो भी उनकी हंटिंग करके उनको मार कर उनकी बॉडी से निकालना है और खुद के लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाना है। गलत बात है ना ये तो, ठीक है अब करते हैं तो क्या करें, करना नहीं चाहिए वैसे, एथिकली इट इज रॉन्ग। तो सील एंड वेल ध्यान रखना, इनकी बॉडी में जस्ट स्किन के नीचे फैट की एक मोटी लेयर होती है, जैसे हमारे पास भी तो एडिपोज टिश्यू होता है बच्चों, वही है ये,
बस ये थोड़ा ज्यादा मोटा है, ठीक है। क्या करता है फैट, मैंने बताया था एनिमल टिश्यू में कि वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, बॉडी की हीट को बॉडी में ही रखता है। तो यहाँ पर ये भी इंसुलेटर का काम कर रही है, बॉडी हीट को के लॉस को रिड्यूस कर रही है, जिससे वो जिस सर्दी वाले एरिया में रह रहे हैं, पोल्स में रहती हैं ये व्हेल और सील, पोलर सीज में रहती हैं, एकदम बर्फीले समुद्र जहाँ बहुत बिल्कुल कम टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो वो कैसे सह पाती हैं उस सर्दी को, ब्लबर की लेयर की वजह से, ठीक है। दिस इज द फोर्थ अडेप्टेशन। ये मॉर्फोलॉजिकल हुआ, ये भी मॉर्फोलॉजिकल हुआ, एलेंस रूल भी, ठीक है भाई। नेक्स्ट आते हैं सम ऑर्गेनिज्म, हाँ ये पूरा पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। दिस इज द फिफ्थ अडेप्टेशन, जिसको बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन। आप चाहो तो यहां पर अलग से भी लिख सकते हो, दिस इज एक्लेमेटाइजेशन। इसमें क्लाइमेट जैसा वर्ड आ रहा है, ये रहा क्लाइमेट, उसी से रिलेटेड है ये। एक्लेमेटाइजेशन अगेंस्ट एल्टीट्यूड सिकनेस। पहले ये समझो एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है। फील तो सबने की होगी, अगर आप कभी किसी ऐसी जगह पर घूमने गए हैं, किसी हिल स्टेशन पे, कोई भी पहाड़ी वाले एरिया पे, वैष्णो देवी वगैरह, कहीं भी जो थोड़ी ऊंचाई पर जो जगह है ना, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ना शुरू करते हैं, चढ़ाई होती है, वैसे वैसे हमें नौजिया सा होने लगता है ना, घबराहट सी होती है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी हो जाती है, इट इज वेरी कॉमन। इसको कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। सिकनेस, सिक फील करना, एल्टीट्यूड यानी हाइट पर जाने पर। क्यों होता है ऐसा बताओ, सोचो जरा। जब हम हाइट पर जा रहे हैं तो आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है कि बढ़ता है, ऊपर जाने पर कम होता है, समुद्र में ज्यादा है और ऊपर कम है ना, प्लेन से कंपेयर करें तो हम तो क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो अब जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, एयर जो अंदर जा रही है, वो धीरे धीरे जाएगी, कम जाएगी थोड़ा इन कंपैरिजन टू प्लेन। तो एकदम से जब बॉडी हाइट पर जाती है तो बॉडी में हाइपोक्सिया क्रिएट होने लगता है, थोड़ी सी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है, जिसकी वजह से चक्कर आना, एंजाइटी, वॉमिटिंग, नॉजिया, ये सब स्टार्ट हो जाता है। पाल्पिटेशंस भी होने लगते हैं कुछ लोगों में। ये देखो ये लिखे हुए सिम्टम क्या क्या होता है, नॉजिया, फटीग, थकान, हार्ट पाल्पिटेशन यानी एकदम तेज हार्ट की, ये तो हार्ट पाल्पिटेशन तो आप सीढ़ियां चढ़ते वक्त भी फील करते हो, एकदम तेजी से कहीं भाग कर आ रहे हो या तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहे हो बहुत सारी, तो नहीं, दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाती है, इतनी तेज की हमें सुनाई तक देने लग जाती है, फील होने लग जाती है, उसी को पाल्पिटेशंस कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाएगा बच्चों, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस। कब हो रहा है ये हो रहा है जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है मोर देन 3500 मीटर हाइट, जैसे रोहतंग पास है मनाली के पास, है ना, नियर मनाली। तो इस जगह पर जब हम ऊंचाई पर गए हैं तब बॉडी में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि हमें एल्टीट्यूड पे जाने पर सिक फील हो रहा है। तो अब क्या करें उसके लिए, आपने अगर गए हैं तो आपने ये भी फील किया होगा कि कुछ घंटों में या एटलीस्ट मैक्सिमम 1 से 2 दिन में हम उस क्लाइमेट के लिए अडेप्ट हो जाते हैं, फिर हमारी बॉडी से ये सिम्टम चले जाते हैं और बिल्कुल नॉर्मल लगता है हमें वहां पर। इतनी जल्दी हमारी बॉडी ने उस हाई एल्टीट्यूड के लिए खुद को अडेप्ट भी कर लिया। इस अडेप्टेशन को कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढल जाना, एक्लेमेटाइजेशन। क्या होता है, क्यों हम ढल गए उसके अकॉर्डिंग, भाई बॉडी में प्रॉब्लम क्या हुई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी सफिशिएंट ऑर्गन्स को, तो बॉडी ने 3 चेंजेस कर दिए अपने में, तुरंत हो जाएंगे ये तीनों चेंज, देखना क्या क्या चेंज किए। सबसे पहली बात तो बॉडी ने आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ा दिया कि भाई आरबीसी ज्यादा बनाओ, अच्छी बात है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन को ले जाता है, तो ऑक्सीजन आरबीसी प्रोडक्शन क्या किया, बढ़ा दिया टू कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। दूसरा क्या किया, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, डिक्रीज द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। जब हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीदिंग चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बताया था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ भी सकता है और उससे अलग भी हो जाता है। जब जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जब टूटता है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन ऑर्गन्स में चली जाती है, पढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो उसका जुड़ना और टूटना है, इसको आप एफिनिटी भी तो कहते हो कि हीमोग्लोबिन की कितनी बाइंडिंग एफिनिटी है ऑक्सीजन से, कितनी बाइंडिंग एफिनिटी है CO2 से, कितनी बाइंडिंग एफिनिटी है CO से, पढ़ा था हमने। तो अब आप ध्यान से समझना, हमें लगेगा कि यार अगर हम हाइट पर जा रहे हैं और ऑक्सीजन कम है वहां पर,
तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग एफिनिटी है, जो दोस्ती है, वो बढ़नी चाहिए ना, तभी तो हमें लॉजिकली लगेगा कि यार वो ज्यादा ऑक्सीजन को पकड़ के हमारी सेल्स तक पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनो, अगर हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को टाइटली पकड़ लिया, लंग्स में एयर गई, ऑक्सीजन निकलकर ब्लड में आई, और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसने ऑक्सीजन को टाइटली पकड़ लिया, बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ा दिया, आपने पक्की दोस्ती कर ली उससे, तो ठीक है वो ऑक्सीजन को ले तो लेगा, लेकिन जब वो टिश्यूज में पहुंचेगा ना और टिश्यूज में ऑक्सीजन को छोड़ने की बारी आएगी, तो वो उसको छोड़ेगा भी देर से, क्योंकि अब उसकी तो पक्की दोस्ती हो गई है, वो क्यों अलग होना चाहेगा अपने दोस्त से, और ऑक्सीजन मिलने के बजाय और कमी आ जाएगी। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट चीज हो गई, क्या कि आप हीमोग्लोबिन के अमाउंट को तो बढ़ा दो, आपने आरबीसी बढ़ा दी ना, तो आप हीमोग्लोबिन का क्या करो, अमाउंट तो बढ़ा दो, जिससे लंग से जो भी ऑक्सीजन आ रही है, ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो वो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को पकड़ेगा, लेकिन बाइंडिंग एफिनिटी कम कर दो। क्यों कम कर दो? कि जब वो हीमोग्लोबिन टिश्यूज में पहुंचे तो टिश्यूज में वो उतनी ही जल्दी उस ऑक्सीजन को रिलीज कर दे। अगर आप बाइंडिंग एफिनिटी को बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन भी धीरे होगा बच्चों, अगर बाइंडिंग एफिनिटी कम होगी तो डिसोसिएशन फास्टर होगा। तो ये क्यों किया? टू या फॉर फास्ट डिसोसिएशन। हम चाहते हैं कि टिश्यूज में फटाफट वो ऑक्सीजन को देकर आए, और उसको कंपनसेट करने के लिए हमने क्या किया है, हीमोग्लोबिन के अमाउंट को बढ़ा दिया बाय इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन। सिंपल, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रहेगा, नीट में आता है ऑप्शंस में, उल्टा टिक कर देते हैं बच्चे, इंक्रीज कर देते हैं बाइंडिंग एफिनिटी को। यहां आपको बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज करनी है, कारण मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एंड तीसरा मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, ये तो आपने सीढ़ियां चढ़ते वक्त भी फील किया होगा, हमारी रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट बढ़ जाती है टू गेट मोर ऑक्सीजन, तो जनरली हायर एल्टीट्यूड पर भी ब्रीदिंग रेट फास्टर होती है इन कंपैरिजन टू प्लेन्स, ठीक है। तो ये 3 तरीके से बॉडी ने खुद को क्या किया, एक्लेमेटाइज किया। कैसे? इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट, एंड तीसरा डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए इसने बाइंडिंग एफिनिटी को कम किया है, ना कि बढ़ाया है। डन। Many tribes live in the high altitude of Himalayas। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाया है कि अगर आप उन ह्यूमंस जो हिमालयाज वगैरह पे ऊंचाई पर रहते हैं उनका आरबीसी टेस्ट करो, और हमारा जो प्लेन्स पर रहते हैं उनका आरबीसी टेस्ट करो, तो उनमें आरबीसी काउंट हमेशा हमसे ज्यादा आएगा। वो एक उनमें एक परमानेंट अडेप्टेशन हो गया है कि उनकी बॉडी ज्यादा आरबीसी बनाती है। ठीक लिखा है, फाइंड आउट इफ दे नॉर्मली हैव अ हायर आरबीसी काउंट देन द पीपल लिविंग इन द प्लेन्स। हाइट पर रहने वालों पे आपको ज्यादा आरबीसी मिलेगी। जैसे हमारा 5 to 5.5 मिलियन है पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, उनका हमसे थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। डन, समझ में आ गया पूरा अच्छी तरह से, हर एक छोटा छोटा पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है, आई हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, क्लियर। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट अडेप्टेशन क्या है भाई? 6th अडेप्टेशन आपको यहाँ पर दिया है बच्चों, किसका, और ये कैसा अडेप्टेशन था, चलो बताओ। फिजियोलॉजिकल तरह से तो हमने चेंज किया बॉडी को, एक्लेमेटाइज किया आरबीसी वगैरह बढ़ाकर, ठीक है। नाउ इन मोस्ट एनिमल द मेटाबॉलिक रिएक्शन हेंस ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोसीड ऑप्टिमली इन अ नैरो टेम्परेचर रेंज। वी नो अगर एक फिक्स टेम्परेचर रहता है तो हम अपना बेस्ट कर पाते हैं, बट क्या ऐसे माइक्रोब्स हैं जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेते हैं? बिल्कुल है। यू नो द एग्जाम्पल आर्की बैक्टीरिया, उसमें भी अगर एग्जैक्ट एग्जाम्पल पूछे तो थर्मो एसिडोफाइल्स, जिसका एक एग्जाम्पल याद होगा आपको, पीसीआर टेक्निक में हमने पढ़ा था, थर्मस एक्वेटिकस। तो उनमें ऐसा क्या अडेप्टेशन है कि वो 100 डिग्री पे भी रह लेते हैं? दे हैव थर्मोस्टेबल एंजाइम्स। एक तो इनके पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी क्या नहीं होते बच्चों, डीनेचर नहीं होते, दे हैव थर्मोस्टेबल एंजाइम्स। प्लस हमने पढ़ा है इनके सेल वॉल में, इनके सेल मेम्ब्रेन में कुछ इस तरह की स्पेशल चीजें होती हैं जो इनके टॉलरेंस को बढ़ाती हैं। आर्की बैक्टीरिया पढ़ाया था तब बताया था, देख लेना वो टॉपिक। जैसे सेल वॉल में कुछ सल्फर प्रोटीन्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड की चेन्स होती है उनमें ब्रांचिंग होती है, तो ये सब चीजें इनको इस हैबिटेट के लिए अडेप्ट करती हैं। क्लियर? दे फ्लोरिश इन हॉट स्प्रिंग एज वेल एज, फिर से आ गया देखो, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। क्लियर? देन 7th अडेप्टेशन क्या है?
सेवेंथ अडेप्टेशन आपको दिया है, ये तो हाई टेम्परेचर का अडेप्टेशन था। अब बोल रहे हैं कि अगर कोई अंटार्कटिका के वाटर सोर्सेज में चला जाए जहां पर हमेशा बिलो जीरो टेम्परेचर रहता है, लगभग बर्फी जमी रहती है यूं समझ लो, वहां कैसे मैनेज करते होंगे ऑर्गेनिज्म? क्या वहां कोई नहीं रहता? वहां भी रहते हैं। तो वो फ्रीज होने से कैसे बचाते हैं खुद को? सिर्फ पूछ लिया एनसीईआरटी ने, रीजन नहीं दिया है। तो मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि इनकी बॉडी में कुछ एंटी फ्रीज प्रोटीन्स होती हैं जो इनकी बॉडी को इतने लो टेम्परेचर पर भी जमने नहीं देती। ठीक है, ओके। एट्थ अडेप्टेशन क्या है भाई? नेक्स्ट पॉइंट क्या है अडेप्टेशन में? अ लार्ज वैरायटी ऑफ मरीन इनवर्टिब्रेट्स जो समुद्र में बहुत नीचे डेप्थ में रहते हैं, इवन कुछ फिशेज वर्टिब्रेट्स में आती हैं, लिव एट ग्रेट डेप्थ इन द ओशियन, इतना नीचे जहां पर सोचो प्रेशर जो है ना, अभी तो टेम्परेचर की बात हो रही थी, अब प्रेशर की बात हो रही है। सी में इतना डेप्थ में हम चले जाएं जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 गुना प्रेशर है। हमारा नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm, वहां पे 100 atm होता है, मोर देन 100 टाइम द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम चले जाएंगे, इतनी हाई प्रेशर वाली एयर हमारे लंग्स में गई, लंग्स फट जाएंगे, सहन ही नहीं कर सकते बॉडी ऑर्गन्स उनको। तो ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं वहां पर? हाउ डू दे लिव अंडर सच हाई प्रेशर एंड डू दे हैव एनी स्पेशल एंजाइम? ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सच एक्सट्रीम एनवायरमेंट शो अ फैसिनेटिंग एरे, मतलब वेरियस ऑफ पैटर्न्स हैं इनमें बायोकेमिकल अडेप्टेशंस के। क्या अडेप्टेशंस हैं ये? अगेन एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, मैंने जस्ट चेक किया था तो मुझे कुछ आर्टिकल्स में मिला कि जैसे इनमें क्या होता है बच्चों, एक तो इनमें ना कुछ पीजोलाइट्स नाम के केमिकल्स होते हैं। पीजो वर्ड आप प्रेशर के रेफरेंस में यूज करते हैं। पीजोलाइट्स इस तरह के केमिकल्स हैं जो इनके सेल्स को क्रश होने से बचाते हैं। और दूसरा, इनमें ना कंप्लीटली कंप्रेसिबल लंग्स होते हैं। जब ये घूमते फिरते एकदम डेप्थ में पहुंचते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं ये, जब ये घूमते फिरते एकदम डेप्थ में पहुंचते हैं ना बच्चों, तो ये अपने लंग्स के एल्वियोलाई को एकदम पिचका लेते हैं, उनमें एयर घुसने ही नहीं देते। सफिशिएंट ऑक्सीजन ऑर्गन्स तक पहुंची हुई है, अब जितने टाइम ये डीप डाइविंग करके आएंगे ना, उतने टाइम अपने लंग्स को पिचका के रखेंगे। हाई प्रेशर वाली एयर घुसेगी ही नहीं तो लंग्स कोलैप्स भी नहीं होंगे, एल्वियोलाई मतलब वो फटेंगे भी नहीं, सॉरी, क्लियर। फिर जैसे ही ऊपर आएंगे अब अपने लंग्स को नॉर्मल कर लेंगे, फिर ब्रीथ करेंगे। तो जब भी ये बहुत नीचे डेप्थ पर जाएंगे अपने लंग्स को कंप्लीटली कंप्रेस कर लेंगे जिससे हाई प्रेशर वाली एयर इनके एल्वियोलाई में ना एंटर करे। ठीक है, क्लियर। मुझे नहीं लगता इतनी डिटेल में जाकर तुमसे पूछेंगे, बट हाँ अगर पूछा है, क्वेश्चन है, तो उस पर कुछ हल्का फुल्का बेसिक क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, तो ये भी सारे अडेप्टेशंस हो गए क्या? नेक्स्ट आ जाते हैं, कितने अडेप्टेशंस हो गए? 8 हो गए। 9th क्या है? अब ये जो 2 अडेप्टेशंस हैं ये मेनली बिहेवियरल अडेप्टेशंस हैं बच्चों। ये जो पैराग्राफ है दिस इज ऑफ बिहेवियरल अडेप्टेशन। अब हम उन ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं जिनको नेचर ने ना तो कोई मॉर्फोलॉजिकल तरीका दिया है, ना कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऐसा है जिससे वो अडेप्ट हो सके। तो इन ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, जैसे हम बात कर रहे हैं डेजर्ट लिजर्ड्स की, लिजर्ड सिर्फ हमारे एरिया में नहीं रहती, डेजर्ट्स में भी होते हैं कई सारे रेप्टाइल्स। तो जो डेजर्ट लिजर्ड्स हैं बच्चों को बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक पैटर्न शो करती हैं। जब इनको गर्मी लगती है डेजर्ट्स में बहुत ज्यादा, तो जो बड़े बड़े पत्थर हैं या बिल वगैरह बना के रखती हैं उनमें चली जाती हैं, छुप जाती हैं शेडो में जाकर। ठीक है, अब शेडो में पड़ी रहती हैं कुछ दिनों तक, और जब इन्हें थोड़ी सर्दी सी लगने लगती है, हम बहुत देर तक अंदर रहते हैं तो हमें बाहर धूप में आने का मन करता है ना, तो जब इनको सर्दी सी लगने लगती है तो फिर ये बाहर आ जाती हैं सन बाथ लेने, धूप खाने। ठीक है, बस तो अपना बिहेवियरल पैटर्न के थ्रू ये बॉडी की नीड को फील करती रहती है और अंदर बाहर जाती रहती हैं। दिस इज सिंपली बिहेवियरल अडेप्टेशन। इसमें लिखा है कि डेजर्ट लिजर्ड्स लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी दैट मैमल्स हैव टू डील विद हाई टेम्परेचर। ना इनके पास स्वेटिंग है ना शिवरिंग है, तो ये क्या करेंगी, दे मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट। हालांकि हमारी तरह ये रेगुलेटर नहीं है, ये कन्फर्मर है, पर मैंने कहा ना कन्फर्मर में भी एक रेंज है, तो ये उस रेंज को कैसे मेंटेन करती हैं, बाय बिहेवियरल मीन्स। कैसे, दे बास्क इन द सन, सन में आकर धूप खाना, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप बिलो द कंफर्ट जोन। इतना ज्यादा अगर कम चला गया कि इनको सर्दी लगने लगी तो बाहर आ जाएंगी सन बास्किंग के लिए। एंड move into shade when the ambient temperature, surrounding temperature start increasing। बहुत गर्मी लग रही है तो वापस जाके शेडो में छुप जाएंगी। ठीक है, ये हो गया डेजर्ट लिजर्ड्स का। और भी एक लास्ट एग्जांपल और है कि जनरली जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं दे आर केपेबल ऑफ बरोइंग।
बरोइंग भी एक ऐसा पैटर्न है बच्चों, एक हैबिट है, बिहेवियरल पैटर्न ही कह लो। आप ज्यादातर देखना जो डेजर्ट्स में एनिमल्स रहते हैं वो बिल बना के रहते हैं अपने। बरोइंग क्यों? क्योंकि हीट से बचने के लिए, इनटू द सॉइल टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट। तो बरोइंग भी एक तरह का बिहेवियरल अडेप्टेशन है टू गेट अडेप्टेड या टू एस्केप फ्रॉम द हीट। ठीक है, क्योंकि बट ऑब्वियस नीचे जमीन के अंदर बिलों में ठंडक होती है ना, दैट्स व्हाई। तो दीज आर ऑल द अडेप्टेशंस। तो यहाँ पर आपका ऑर्गेनिज्मिक लेवल ओवर हुआ बच्चों, जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं ओल्ड एनसीईआरटी का आपको एडिशनल पार्ट पढ़ा रही हूँ, बिकॉज वी आर नॉट कंफर्म कि एनएमसी इस साल इससे क्वेश्चंस पूछेगा या नहीं। तो हमने सिर्फ 2 सेशंस में टॉपिक कवर कर लिया। अब अननेसेसरी हमें टेंशन नहीं है कि पूछेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पूछेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसी चैप्टर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, दैट इज पॉपुलेशन, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। उसमें मेनली हमें 2 चीजें पढ़नी है, एक तो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें पॉपुलेशन के ग्रोथ मॉडल्स भी हैं, और फिर हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। ठीक है, कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। गुड बाय।